नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पार्ट 1 ऑनर्स पेपर सेकेंड पे जो कुछ टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, KBS साइंस कॉलेज उच्चैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। टॉपिक का नाम है नेतृत्व। नेतृत्व से तात्पर्य है लीडरशिप, अंग्रेजी शब्द है, और उसमें क्या क्या सिद्धांत है उसका हम लोग वर्णन करेंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो नेतृत्व के बहुत सारे सिद्धांत हैं। इसमें मुख्य 3 प्रकार के मुख्य विचारधाराएं अधिक प्रचलित देखी गई है। प्रथम विचारधारा में देखा गया है कि नेता गुणों के आधार पर बनता है। कैसे बनता है? गुणों के आधार पर। और नेता अपना नेतृत्व उन्हीं गुणों के आधार पर भी करता है। इसमें आधारित सिद्धांत शील गुण है। दूसरा पॉइंट है कि दूसरी विचारधारा यह देखा गया है कि नेता परिस्थितियों बस बनता है, मतलब कि सिचुएशन के आधार पर भी बन जाते हैं, जबकि एक नेता परिस्थितियों के कारण ही नेतृत्व करने में सफल पाया जाता है, जिसके आधार पर परिस्थितिजन्य सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। तीसरी विचारधारा में भी यह देखा गया है कि नेता अंतःक्रियाओं की फलस्वरूप भी बनते हैं, जबकि अपना नेतृत्व सफलतापूर्वक अंतःक्रियाओं के आधार पर भी करते हैं। इसीलिए इस विचारधारा पर आधारित सिद्धांत अंतःक्रियाएं सिद्धांत कहलाया जाता है। ऊपर लिखे तीनों सिद्धांतों का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि पहला है शील गुण सिद्धांत। इसमें लेविन अपने शब्दों में, जो मनोवैज्ञानिक है, वो बताए हैं कि व्यक्तियों का मुख्य व्यवहार उनके गुणों और मनोवैज्ञानिक वातावरण के आधार पर निर्धारित होता देखा गया है। मतलब कि व्यक्तियों का मुख्य व्यवहार उनके गुणों और मनोवैज्ञानिक वातावरण के आधार पर आधारित यानी कि निर्धारित होता देखा गया है। और गाल्टन ने भी अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्थिर किया है कि व्यक्ति में जन्म से ही नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं। क्या होते हैं? व्यक्ति में जन्म से ही नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, और जिन व्यक्तियों में नेतृत्व के गुण देखे जाते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने इन जन्मजात गुणों के कारण नेता बन जाते हैं। जिसमें गाल्टन ने हमेशा से यह देखा है कि वह वंश परंपरा या वंशानुक्रम को भी अधिक महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक माने जाते रहे हैं। नेतृत्व के लिए उनके शील गुण हो या लक्षणों की आवश्यकता होती है। 1, 2 या कुछ शील गुणों के आधार पर कोई व्यक्ति जो है ना तो नेता बन पाता है और ना ही सफल नेतृत्व कर पाता है। इस दिशा में हुए जानकारी में यह देखा गया है कि अलग अलग प्रकार के नेतृत्व के लिए अलग अलग शील गुणों की आवश्यकता होती है। अल्पोर्ट 1927 के में अपना मतानुसार दिए हैं, जो अपने शब्दों में बताया है कि सफल नेतृत्व के निम्नलिखित लक्ष्य पाए जाते हैं, जैसे प्रबोध, सामाजिकता, उत्तम चरित्र, प्रेरणात्मक साहस, चातुर्य, व्यापक समय, तीव्र बुद्धि, महान शक्ति, तेज, चालू, संयम, स्पष्ट भाषण, सुदृढ़ता, मधुर वाणी, फुर्तीलापन और शारीरिक बलवान, ये सब गुण उसके अंदर में पाए जाने चाहिए। किनके अनुसार? अल्पोर्ट के अनुसार। ये कब मतानुसार दिए? अपना 1927 में। नेतृत्व के शील गुण सिद्धांत की आलोचना के आधार पर कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति केवल एक शील गुण के आधार पर अथवा गुण समूह शील गुण के आधार पर ही नेता नहीं बनता, जबकि वह अपने अनुयायियों को विशेषताओं तथा पारस्परिक अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप भी नेता बनता ही है और नेतृत्व भी करता है। दूसरे, एक व्यक्ति के सफल नेतृत्व के लिए क्रियात्मक संबंधों पर भी
ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रक्रियात्मक संबंधों के अभाव में केवल शील गुण के आधार पर सफल नेतृत्व संभव नहीं समझा जा सकता है। शील गुण सिद्धांत को मानने वाले मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि नेता में संबंधित समूह और कार्य क्षेत्र दोनों ही स्थिर होते हैं। वास्तविकता यह होती है यह गुणों ही परिवर्तनशील भी होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है परिस्थिति जन्य सिद्धांत। यह सिद्ध अध्ययन के आधार पर किया गया है कि नेतृत्व की उत्पत्ति में लक्षणों का भी महत्व बहुत ही होता है। साथ साथ समूह की प्रकृति तथा समूह के सदस्यों की प्रकृति भी नेतृत्व की उत्पत्ति में सहायक कारक होते हैं। नेतृत्व की उत्पत्ति कार्य की कभी निर्भर परिस्थिति जन्म के आधार पर करती है। प्राथमिक अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह स्टेबल किया है कि नेतृत्व के शील गुण सिद्धांत की उचित व्याख्या तभी की जा सकती है जब नेतृत्व के शील गुण सिद्धांतों के साथ परिस्थिति जन्य कारकों को भी महत्व दिया जाए। यह पहले बताया जा चुका है कि नेतृत्व का शील गुण सिद्धांत पूर्ण रूप से सही होता है और ना परिस्थिति जन्य सिद्धांत पूर्ण रूप से ही सही है। वास्तविकता में देखा गया है कि नेतृत्व में शील गुणों के साथ यदि परिस्थिति जन्य कारक जोड़ दिए जाए तो नेतृत्व की व्याख्या अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से की जा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन इस सिद्धांत को संबंधित निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे DC बर्नलुंडन ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह देखा है कि नेता कौन से व्यक्ति बनाता है। यह मुख्यतः इस बात पर भी निर्भर करता है कि समूह की संरचना और समूह के कार्यों का स्वरूप कैसा है। किसने ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व का अध्ययन किया है और अपने अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि नेतृत्व की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा जाति और व्यावसायिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। कुछ अन्य अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि सफल नेतृत्व के लिए आयोजन कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओलेमैन भी अपने अध्ययन इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखा गया है। उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर यह पाया है कि समूह के अंतर्गत विशेष परिस्थिति नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। नेता समूह की तात्कालीन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति या समाधान करता है। एक व्यक्ति या नेता इन आवश्यकताओं को जितने ही अच्छे ढंग से करता है उसका नेतृत्व उतना ही बहुत ही अच्छा रहता है। यदि एक नेता समूह में अपने बैठने के स्थान को सावधानीपूर्वक चुनता है तो उसके विशेष स्थान पर बैठने का प्रभाव उनके अनुयायियों के संचालन और नियंत्रण पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यह परिस्थिति भी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तीसरा पॉइंट है अंतःक्रियात्मक सिद्धांत। क्या है? अंतःक्रियात्मक सिद्धांत। इसमें देखा गया है कि नेतृत्व में अनेक व्यक्ति होते हैं। इसमें नेतृत्व में अधिक से अधिक अनेक व्यक्ति होते हैं, न कि एक व्यक्ति। इसमें अनुयायियों की संख्या अधिक हो जाती है, लेकिन नेता की संख्या एक भी हो सकती है। नेता की संख्या एक भी हो सकती है। यह नेता इतना बड़ा नेता समझा जाएगा जिसमें अनुयायियों की संख्या जितनी अधिक होगी, मतलब यह नेता इतना बड़ा समझा जाएगा जितना अधिक अनुयायियों की संख्या जितनी अधिक होगी। सफल नेतृत्व की उत्पत्ति व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही होती है। होमेंस 1950 के मतानुसार देखा गया है कि 3 बातें नेतृत्व के लिए मुख्य है, जैसे क्रिया, मनोभाव और अंतःक्रिया को होम्स ने सर्वाधिक महत्व इन तीनों बातों में समझा है। अध्ययन में पाया गया है कि जैसे जैसे पारस्परिक कार्यों में संलग्न एक समूह के सदस्य होते हैं और अंतःक्रियाएं करते हैं, वैसे वैसे यह प्रत्याशा
पुनर्बलित होती है कि समूह का हर एक सदस्य पूर्व की भांति क्रिया और अंतःक्रिया करेगा। उपर्युक्त अध्ययनों के आधार पर पाया गया है कि सफल नेतृत्व के लिए नेता और उसके अनुयायियों के बीच अंतःक्रियाओं का भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। अपने अनुयायियों के लिए जितनी ही अधिक अच्छी अंतःक्रियाएं एक नेता करेगा, उनके अनुयायियों का विश्वास उनके नेतृत्व में उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। इस तरह से जो इस टॉपिक है, इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं और इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को समझने में कठिनाइयाँ नहीं हुई होगी। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, मन में किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार।